डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहला सवाल कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो कंपाउंड आपने लिया है, जो यौगिक आपने लिया है, वो अम्ल है या क्षार है या लवण है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो कितने लोग ये कहते हैं ना कि अम्ल की पहचान ये है कि वो खट्टा होता है, ठीक है, और क्षार की पहचान ये होती है वो कड़वा होता है, और लवण यानी कि साल्ट की पहचान अगर हम बात करें तो सॉल्ट की पहचान जो है वो ये कि वो सॉल्टी होता है यानी नमकीन होता है। लेकिन आप सारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को आप टेस्ट करके नहीं पता कर सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप अम्ल की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं, ठीक है, नेचुरल अगर एसिड है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तौर पर जो मुझे मिलता है, ठीक है, जैसे जो सेव में मिल गया, जो दूध में मिल गया, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, वीक एसिड होता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर कुछ मिनरल एसिड्स हैं जो खनिज एसिड्स होते हैं, खनिज अम्ल, तो वो टेस्ट करना काफ़ी डेंजरस है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये कोरोसिव इन नेचर होता है, ज्वलनशील, नुकसान कर सकता है। अगर हम क्षार की बात करते हैं, अगर वीक बेस है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे चूना पान में भी लगा के लोग खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वही कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग क्षार हो, ठीक है, तो उसे आप खा नहीं सकते, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आप उसे टेस्ट तो नहीं करने जाएंगे ना, ये कड़वा है या मीठा है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि जो यौगिक, जो कंपाउंड हमने ले रखा है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? ये मुझे पता कैसे चलेगा? सारी बातें डिटेल में हम करेंगे आज हमारे पास भरपूर टाइम है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है कि एसिड और बेस के बीच में हम कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे, भिन्नता है वो कैसे है, कैसे पता लगाएंगे। इंडिकेटर्स का काम क्या है? इंडिकेटर्स कहने का मतलब कि सूचक, है ना। सूचक का काम क्या होता है? सूचक का काम होता है हमें बताना कि दी गई जो पदार्थ हमारे पास है, जो यौगिक मेरे पास है, वो अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो इंडिकेटर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, दो विभागों में मैंने बांट दिया, दो भाग में। पहला जो है वो है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक सूचक। और दूसरा जो है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि मानव निर्मित सूचक, ये ऐसे सूचक होते हैं जिसे मानव बनाता है, लैब में बनाया जाता है। प्राकृतिक सूचक वो सूचक होते हैं जिन्हें लैब में नहीं बनाया जाता है, ठीक है, ये हमें प्रकृति में मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो हमारे नेचर में मौजूद हैं, और उनका उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि दिए गया कंपाउंड जो है यौगिक एसिड है या बेस है। तो अगर नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। प्राकृतिक तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप नेचुरल इंडिकेटर्स में ले लीजिए हल्दी, ठीक है, हल्दी जो है एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। कई बार आप खाना खाते हैं ना, तो कपड़ों पे अगर सब्जी गिर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे दाग लग जाती है हल्दी की, और तुरंत आप क्या करते हो, जब सर्फ से धुलने आप जाते हो ना, तो जैसे ही सर्फ उसके ऊपर पड़ता है वो लाल हो जाता है। सर्फ क्या है? सर्फ बेस है, ठीक है ना, सर्फ बेस है और हल्दी आपके कपड़ों पे था, तो हल्दी ने क्या कर दिया कि बेस को कन्वर्ट कर दिया लाल में। अब कभी भी अगर हल्दी के ऊपर अगर कोई आप बेस डालते हैं तो वो लाल में बदल जाएगा। इसका मतलब कि मुझे पता होगा, मुझे क्या होगा, पता होगा कि हल्दी से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि दिया गया यौगिक या कंपाउंड जो है वो क्या है, क्षार है। तो हल्दी को भी यूज किया जा सकता है। वनीला भी आपको बता सकता है कि दी गई वस्तु जो आपके पास जो यौगिक है वो एसिड है या बेस है, ठीक है ना, वनीला से भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर ही आपको मिलता है। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो? लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल का भी यूज किया जा सकता है पता लगाने के लिए, ठीक है। इसके बाद लौंग के तेल के बाद आप क्या यूज कर सकते हो? तो एक फेमस है लिटमस, ठीक है ना, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, दो तौर पे आता है। तो यहाँ पर लिटमस का भी उपयोग किया जा सकता है ये पता लगाने कि आपके पास जो दी गई वस्तु है वो अम्ल है या क्षार है। लिटमस जो है वो लाइकेन पौधे से बनता है, ठीक है ना, लाइकेन प्लांट से आपको मिलता है लिटमस। ये प्राकृतिक सूचक है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके बाद और क्या आपको मिल सकता है? और भी बहुत सारे पौधे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है हाइड्रेंजिया का पौधा, ठीक है, इसके बाद हाइड्रेंजिया के अलावा और गुड़हल का फूल, ठीक है। तो गुड़हल का फूल जो है उससे भी आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक तौर पर वस्तुएं हमें मिलती हैं नेचर में जो हमें बता सकती हैं कि ली गई जो वस्तु है वो एसिड है या बेस है, ठीक है ना, आसानी से आपको बता सकती है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऐसे सूचक हैं जो आपको प्राकृतिक तौर पर नहीं मिलते हैं और उन्हें हम लैब में बनाते हैं।
अगर इसकी हम बात करें लैब में आपको क्या मिलेगा, तो लैब में आप कह सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो है वो आपको लैब में मिलता है, लैब में बना सकते हो। मेथिल ऑरेंज के बाद मेथिल रेड, मेथिल रेड भी आपके लैब में बनता है, ये भी आपको बताते हैं कि आपके पास जो वस्तु है, जो कंपाउंड है, वो एसिड है या बेस है। इसके बाद एक और है जिसे हम कहते हैं फेनोल्फथलीन, तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे मानव निर्मित है जिन्हें हमने लैब में बनाया है, ये पता लगाने के लिए कि दी गई वस्तु जो है वो अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है, तो इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अलग अलग अगर हम कंपाउंड्स अलग अलग इंडिकेटर्स लेते हैं, सूचक लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है क्या रंग होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ मैंने इंडिकेटर्स, प्राकृतिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स की जो मैंने बात की है, अगर इसमें हम वनीला की बात करें, क्लोव ऑयल की अगर हम बात करें, ठीक है, और ये दोनों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये नेचुरल इंडिकेटर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको सुगंध से पता चलता है ना। यहाँ पर वनीला जो है, अगर इसमें अगर आप एसिड को डालते हो या आप बेस को डालते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वनीला की सुगंध में अंतर आ जाता है, डिफरेंस आता है ना। यही लौंग के तेल में भी आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको सुगंध में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुगंध में अगर डिफरेंस आपको देखेंगे, हो सकता है कि सुगंध जो है इसका खत्म हो जाए, पहले वनीला की जो एकदम स्ट्रॉन्ग एसेंस थी वो खत्म हो जाए, सुगंधहीन हो जाए, गंधहीन जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगर गंध से मुझे पता चले कि दी गई कंपाउंड जो है, दी गई यौगिक अम्ल है या क्षार है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, या मैं कहता हूँ हिंदी में गंधीय सूचक, जो गंध से मुझे पता चलता है, ठीक है। तो ये गंधीय सूचक, ठीक है, सूचक, या फिर इसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है, अलग अलग इंडिकेटर्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स का लिस्ट है जो कि मैंने अभी लिखा है, और क्या होगा जब हम उसे एसिड के साथ मिलाएंगे, और क्या होगा जब उसमें बेस को मिलाते हैं या बेस को डालते हैं। अगर लिटमस की हम बात करें, जो कि लाइकेन पौधे से बनता था, लिटमस की अगर मैं बात करता हूँ, लिटमस सॉल्यूशन का जो रंग होता है, प्राकृतिक रंग, जो कि होता है बैंगनी कलर का, पर्पल, ठीक है। तो हमारे पास लिटमस है, और लिटमस में अगर हम एसिड को डाल देते हैं, लिटमस के ऊपर एसिड को, तो वो लाल रंग में बदल जाता है, रेड, है ना, लाल रंग में बदल जाता है। और अगर हम उसे क्षार से कांटेक्ट में लाते हैं, अगर उसमें हम क्षार डाल देते हैं, तो ये नीले कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ये लिटमस की पहचान है। एसिड में कैसा हो जाएगा, रेड, और क्षार में कैसा हो जाएगा, नीला, ठीक है ना, रेड एंड ब्लू। अगर हम हल्दी की बात करते हैं, टर्मरिक की, ठीक है, तो एसिड में वो पीला ही रहता है, क्योंकि हल्दी यूजुअली पीला ही होता है, ठीक है। और अगर हम क्षार की बात करते हैं, बेस की, बेस में वो लाल हो जाता है। और आपने देखा होगा कपड़े के ऊपर अगर आप सर्फ डाल देते हो, जो कि एक बेस है, क्षार है, तो आपका कपड़ा लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। तो हल्दी जो है, अगर उसके बेस में अगर डालेंगे, बेस डालेंगे हल्दी के ऊपर, तो वो लाल रंग का बदल जाता है। रेड कैबेज यानी कि लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज जो है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है, जो हमें बताता है कि एसिड क्या है। एसिड में इसका रंग जो है वो या तो गुलाबी या तो लाल रहता है, ठीक है ना, या तो गुलाबी होगा या तो लाल होगा। और अगर बेस, अगर क्षार के कांटेक्ट में अगर हम लाते हैं, तो ये हरा हो जाता है या तो पीला हो जाता है, ठीक है ना, ये हरा हो जाएगा या पीला हो जाएगा। हिबिस्कस का पौधा, फूल यानी गुड़हल का फूल, गुड़हल की अगर फूल की बात करते हैं, तो मेजेंटा, एसिड में इसका रंग होता है मेजेंटा, और बेस में इसका रंग होता है ग्रीन यानी हरा, ठीक है। हाइड्रेंजिया का पौधा जो है, हाइड्रेंजिया का फूल जो है, हमने बात किया था, हाइड्रेंजिया का फूल जो है, हाइड्रेंजिया का फूल जो है वो एसिड में रहता है ब्लू रंग का, और बेस में हो जाता है पिंक कलर का, ठीक है नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाइड्रेंजिया का पौधा जो है अम्ल के साथ नीले रंग का बदल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, और क्षार के साथ जो है ये, ठीक है, पिंक कलर का, गुलाबी रंग का बदल जाता है, ठीक है, नीले रंग से और गुलाबी रंग में। इसके बाद कुछ हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखते हैं, कुछ गंधीय सूचक, जिसे मुझे स्मेल से पता चलता है, जिसमें अगर हम एक इंक्लूड कर ले प्याज, प्याज का रस जो है, ये भी आपको बताता है कि आपने जिस यौगिक को ले रखा है, जिस कंपाउंड को आपने ले रखा है, वो एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। और जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप जब भी सब्जी काटते हो, प्याज को हाथ से काटते हो, तो कुछ समय के बाद आपका हाथ जो है गंध देने लगता है, प्याज का स्मेल आता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप जाते हो और सर्फ से या साबुन से धुल लेते हो। आपको पता है सर्फ या साबुन क्या है, एक बेस है, क्षार है, ठीक है। तो प्याज का स्मेल जो है पहले हाथों में था,
ठीक है, और हाथ जो है स्मेल कर रहे थे, और आप जो है गए और आपने क्या किया कि सर्फ या साबुन से हाथ धुल लिया। तो सर्फ और साबुन से हाथ धुल लिया तो आपके हाथों की स्मेल जो है खत्म हो जाती है और प्याज का सुगंध नहीं आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि अगर प्याज का रस है, उसका अगर सुगंध है, प्याज की सुगंध आ रही है, अगर उसमें आप किसी बेस को मिला दोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने सर्फ या साबुन से हाथ धुला, तो बेस को मिलाने पर क्या होता है कि उसकी स्मेल जो है चली जाती है, रंग गायब हो जाता है, सॉरी स्मेल, गंध गायब हो जाता है। ठीक है, पहले अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में गंध रहता है, एसिड में गंध रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे बेस में डालोगे तो उसका गंध जो है खत्म हो जाता है, प्याज का जो सुगंध है वो खत्म हो जाता है। वनीला इसेंस यानी वनीला की जो सुगंध है, अगर इसकी हम बात करें तो वनीला जो है अम्ल में गंध रहता है, लेकिन बेस जो है क्षार, उसमें गंध नहीं रहता है। आप एक काम कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट जो है कर सकते हैं, एक परख नली लीजिए, 2 परख नली लीजिए, यानी टेस्ट ट्यूब लीजिए। तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या करिए कि वनीला जो है 2 से 3 ml वनीला ले लिया, दूसरे में भी 2 से 3 ml जो है आप वनीला लीजिए। वनीला दोनों में आपने 2 से 3 ml ले लिया, एक में आप क्या करिए कि एसिड डालिए कुछ बूंद, और दूसरे में आप बेस डालिए कुछ बूंद। ठीक है ना? 2 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, एक में एसिड और दूसरे में क्या होगा, बेस होगा। दोनों को थोड़ा सा स्मेल करने की कोशिश कीजिए, पास लाइए, उसका गंध लीजिए। गंध लेने पे आपको पता चलेगा कि जिसमें एसिड डाला था उसका गंध अभी भी है, लेकिन जिसमें बेस डाला था, जिसमें क्षार डाला था, उसका गंध खत्म हो गया। ठीक है ना? तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि अगर क्षार डाला तो उसका गंध खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही जो है प्याज के साथ भी होता है। प्याज का रस जो है, अगर एक टेस्ट ट्यूब में आप कुछ प्याज का रस ले लो 2-3 ml, और दूसरे वाले में भी 2-3 ml आपने क्या कर लिया कि प्याज का रस ले लिया, और एक में एसिड डाला और दूसरे में बेस डाला, तो आप देखोगे कि एसिड वाले की सुगंध अभी भी रहेगी, लेकिन बेस वाले की सुगंध खत्म हो जाती है, गंधहीन हो जाता है, उसमें गंध नहीं रहता, गंध गायब हो जाता है। ठीक है, लौंग का तेल में भी आपको यही देखने को मिलता है और यही पैटर्न फॉलो करता है। लौंग का तेल जो है, अगर एक में लौंग का तेल ले लेते हो और दूसरे वाले में भी लौंग का तेल लेते हो, और एक में आपने अम्ल डाला यानी एसिड डाला और दूसरे में आपने क्षार डाला यानी बेस डाला, तो आप देखोगे कि एसिड वाले की स्मेल अभी भी रहेगी, लेकिन बेस वाले की स्मेल बदल जाती है, गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, गंधहीन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज मैंने बताया, प्याज, वनीला और लौंग का तेल, ये एक गंधीय सूचक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जो हमें ये बताते हैं कि ली गई जो वस्तु है, कोई भी वस्तु अम्ल है या नहीं है। अम्ल नहीं है तो क्षार है, और क्षार नहीं है तो अम्ल है, इसके बारे में हमें पता चलता है। चलिए आगे जो है हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि मानव निर्मित सूचक, जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा यौगिक जो है एसिड है या बेस है। ठीक है, ये बताते हैं। हालांकि ये सूचक जो है मानव निर्मित इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हमने इन्हें खुद बनाया है, लैब में बनाया है। इसमें से पहला जो है उसे हम कहते हैं फेनोल्फ्थलीन। ठीक है ना? ये जो सूचक है फेनोल्फ्थलीन, अगर आप इसे एसिड में डालते हो या एसिड इसके अंदर डालते हो तो आप देखोगे उसका रंग चला जाता है, रंगहीन। ठीक है ना? पहले भी फेनोल्फ्थलीन का प्राकृतिक रंग जो है रंग नहीं होता है, उसका रंगहीन ही होता है। ठीक है, और एसिड में आप डालोगे, एसिड इसमें डालोगे तो उसका रंग नहीं बदलता है, या आप ये कहो कि रंगहीन ही रहता है। क्योंकि हम बेस की बात करें, अगर क्षार की बात करते हैं तो क्षार में ये गुलाबी रंग का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। जब भी आप फेनोल्फ्थलीन में क्षार डालते हो या बेस डालते हो तो ये गुलाबी रंग का बदल जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। अगर हम मेथिल ऑरेंज की बात करें, मेथिल ऑरेंज जो है एसिड में लाल रंग देता है, जबकि क्षार में बात करें तो ये पीला रंग यानी येलो कलर देता है। याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज एसिड में लाल रंग और बेस में पीला रंग। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड जो है अम्ल, अम्ल 2 तरह के हम मान लेते हैं, 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक है आपका नेचुरल एसिड, प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल ये अम्ल होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे अम्ल जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फल में मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ सब्जियों में मिल जाते हैं, कुछ दूध वगैरह में भी अम्ल मिलते हैं। तो ये जो अम्ल है जो मुझे प्राकृतिक तौर पर यानी नेचुरली अगर मुझे मिलता है, नेचुरल एसिड हम उसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें हम लैब में बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आपका मिनरल एसिड, खनिज अम्ल। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। कभी भी मिनरल एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल से मिलने वाला अम्ल एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, और प्राकृतिक तौर पर मिलने वाला अम्ल एसिड हमेशा वीक होता है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं, जिसमें पहला नंबर जो है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब कि सारे खट्टे फल, ठीक है ना, जिसमें आपका संतरा ले लीजिए, आप लेमन यानी नींबू ले लीजिए। तो अगर आप सिट्रस फ्रूट की बात कर रहे हैं, खट्टे फल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, हमेशा उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। अगर आप बात करते हो एप्पल्स की, सेब की आप बात करते हो,
तो एप्पल्स की अगर आप बात करोगे तो एप्पल्स में सदैव एक एसिड आपको मिलता है जिसे हम कहते हैं मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल। ओके, अगर हम टमाटोस की बात करें, टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर में आपके पास मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ऑक्सैलिक एसिड जो है आपको टमाटर में मिलता है। सेव में आपको मिलता है मैलिक एसिड, टोमेटो में आपको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। ओके, अगर हम टैमरिन यानी इमली की अगर बात करते हैं तो इमली में भी आपका एसिड होता है जिसे हम कहते हैं टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना, टार्ट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक एसिड। अगर हम खट्टे दूध की बात करते हैं या दही की बात करते हैं तो दूध और दही में आपको मिलता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक अम्ल वही है जब आप बहुत ज्यादा रनिंग वनिंग कर लेते हो ना तो क्या होता है कि आपके पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और इसके पीछे का रीजन ये है कि आपकी शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो जब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आपका जो भोजन है वो पूर्ण रूप से नहीं टूटता है और आपके पैरों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। जब भी पैरों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस दर्द को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मसाज करते हैं तेल और लेके। तो मसाज करने से क्या होता है कि जो एक जगह लैक्टिक एसिड जो है इकट्ठा हो गया था वो एसिड जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो मसाज करने से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से मेरे पैरों का दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं आप? उसके बाद जो है आपका खट्टा मिल्क जो मैंने आपको बताया, लैक्टिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं सिरका यानी विनेगर की, ठीक है। सिरका यानी विनेगर की अगर हम बात करें तो सिरका में होता है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। एसिटिक एसिड जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। और उसके बाद अगर आप प्रोटीन की बात करते हो तो प्रोटीन में भी एक प्राकृतिक तौर पर मिलने वाला अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। ओके, कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडे पेय, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो ना, ठंडे पेय मिलते हो, उसमें एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, है ना। कार्बोनिक एसिड जो है किसमें होता है, ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। अगर हम ऑनियन की बात करें, ऑनियन की बात करें मतलब प्याज की, प्याज के अंदर भी एक रस होता है, ठीक है ना, जूस, उसके अंदर एक एसिड होता है अम्ल, उस एसिड को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है ना एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग कुछ एसिड है, ठीक है। और आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग फल और सब्जियों में हमें अलग अलग एसिड या अम्ल मिलता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई नेचुरल एसिड या प्राकृतिक अम्ल है तो वो हमेशा वीक होता है, ठीक है ना। अब सोच लीजिए कि वो एसिड कितना ही स्ट्रांग है कि आप आराम से खा जाते हो और आपको कुछ नहीं होता। इमली की बात करो, टमाटर की बात करो, यानी कि एसिड क्या है, वीक है। अगर स्ट्रांग होता तो आप इसे नहीं खा पाते, आपको नुकसान पहुंचा देता, ठीक है। तो अब जो है हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें ये है आपका मिनरल एसिड। मिनरल एसिड यानी कि खनिज अम्ल, ठीक है, जो हमें खनिजों से मिलते हैं। अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें तो मुख्य तौर पर 3 एसिड जो है आप जरा देखिए, H2SO4, HNO3 और HCl। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल होता है और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये अगर हम बात करें, देखिए अम्ल जो है एसिड 2 तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रबल होता है और एक दुर्बल होता है, अगर उसकी क्षमता की बात करें तो, ठीक है। अगर आपको कोई भी एसिड मिनरल से मिल रहा है, खनिजों से मिल रहा है, तो वो आपके प्रबल हो सकते हैं, स्ट्रांग होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मिनरल एसिड जो है देख लेते हैं। मिनरल एसिड जो है यानी कि खनिजों से मिलने वाले कुछ अम्ल हैं, जिनमें मुख्य तौर पर हम बात कर रहे हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन 3 अम्ल का नाम आप याद रखिए। ये प्रबल एसिड हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये मिनरल एसिड है। देखिए प्राकृतिक अम्ल जो मिल रहे थे नेचुरल एसिड, वो हमेशा वीक होते हैं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड की बात करें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, इन्हें हम प्रबल वाले श्रेणी में रखते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के ग्रुप में इसे रखा जाता है। अगर हम दुर्बल की बात करें जो वीक है, तो वीक एसिड में आप देखिए एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, ठीक है, ये वीक एसिड में आपका आ जाएगा। फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड आपको कब देखने को मिलेगा, जैसे चींटियां जब आपको काटती है ना, तो चींटियां जब काटती हैं तो जलन होने लगता है, ठीक है ना। तो जब चींटी आपको काटती है, तो चींटी जब आपको काटती है तो उस समय आपके शरीर में थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड वो इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है, जिसकी वजह से आपको जलन होने लगता है। चींटियों का डंक जो होता है ना, स्टिंग ऑफ एंट्स, वो हमेशा आपके शरीर में क्या डालता है, फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में डालता है। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, कार्बोनिक एसिड भी एक वीक एसिड है। ठंडे पेय में हमने अभी देखा कि कार्बोनिक एसिड होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप जो पीते हैं ना,
उनमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला H2CO3 होता है। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड यानी H2PO4, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो भी क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है ना, क्या है वो, वीक एसिड है। तो यहाँ पर अगर 4 एसिड की अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 एसिड जो है वो वीक एसिड है, बाकी 3 जो है वो क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड आपको देखने को मिल सकता है। तो एसिड जो है, आपके पास 2 शब्द आपने काफी सुने होंगे, एक है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक जो दूसरा आपने सुना होगा उसे आप कहते हो कई बार डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, ठीक है ना, सांद्र अम्ल, ओके, और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु अम्ल, ठीक है। तो आपने 2 एसिड सुना, एक है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट एसिड, दोनों का मतलब क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है ना, और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। अब ये गाढ़ा और पतला से क्या मतलब है, कोई भी अम्ल जिसमें कम से कम पानी का मात्रा हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, अगर कम से कम पानी का मात्रा है तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या सांद्र अम्ल, ठीक है ना। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है कि उस अम्ल में, उस एसिड में पानी का मात्रा क्या है, ज्यादा है, उस अम्ल में क्या है, पानी का मात्रा ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड हम कहते हैं। ये बस इसी से मतलब है, यही 2 बात है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है सांद्र अम्ल, जिसका मतलब ये है कि उसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। जबकि डाइल्यूट एसिड की अगर हम बात करते हैं तनु अम्ल, तनु अम्ल का मतलब ये होता है उसमें पानी का मात्रा क्या है, ज्यादा है, वो पतला है, ठीक है ना, पानी हमने उसमें ज्यादा मिला रखा है। अब सवाल ये है कि किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है। आपके पास एक एसिड है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास है एक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप इसे डाइल्यूट करना चाहते हो, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, इसमें पानी की मिनिमम अमाउंट मौजूद है, और आप चाहते हो कि इसमें और थोड़ी सी पानी हम मिला दें, यानी कि इसको मैं डाइल्यूट कर दूं, ठीक है ना, तनु अम्ल में तैयार करूं। मैं कैसे तैयार करूंगा, ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर मुझे डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करना है, अगर मुझे तनु अम्ल तैयार करना है, तो तनु अम्ल तैयार करने का क्या तरीका हो सकता है। ऑप्शन देगा आपको, जिसमें आपसे ये पूछेगा कि आप एसिड में क्या करोगे, वाटर डालोगे, यानी कि अम्ल में पानी डाल दोगे, या पानी में एसिड डालोगे, पानी में अम्ल डालोगे, ठीक है, या फिर और भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए एक बात कि कभी भी अगर आपको डाइल्यूट एसिड तैयार करना है, यानी कि आप पानी मिलाना चाहते हो एसिड में, तो आपके पास अगर कोई एक बीकर है और उसमें एसिड है, ठीक है, तो आप इसमें कभी पानी नहीं डालेंगे, ठीक है ना, वाटर ऊपर से आप कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप बाहर से पानी अगर डालते हो इसके ऊपर से, तो ये काफी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, उष्माक्षेपी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें से बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है ना, बहुत ज्यादा क्या होगा, उष्मा निकलेगा, बहुत ज्यादा हीट इसमें से रिलीज हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एसिड के अंदर अगर आप पानी डालते हो, ऊपर से पानी आप डाल रहे हो, तो ये उष्माक्षेपी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें तेजी से हीट रिलीज होता है, ठीक है ना। उष्माक्षेपी में हीट क्या होता है, रिलीज होता है, उष्मा निकलती है, हीट क्या होती है, निकलती है बाहर की तरफ। और ये हाईली डेंजरस है कि अगर आप एसिड गए और एसिड में आप गए, उसमें बाहर से पानी डाला, तो जैसे बाहर से आप पानी डालोगे ना, तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, और हीट निकलने का रीजन ये होगा कि आपने किसी बीकर के अंदर आपने वो एसिड ले रखा है, तो वो कांच का बीकर जो है टूट जाएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है ना, आपको चोट लग सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से हीट जो है बहुत ज्यादा निकलेगा, एसिड आपके चेहरे वगैरह पे पड़ गया, ठीक है, तो ये काफी डेंजरस है। तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन दे कि आप एसिड में वाटर मिलाओगे या वाटर में एसिड मिलाओगे, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। मैं हरे कलर से बना रहा हूँ, इसमें आप देखिए ये सेफ है कि आप वाटर के अंदर एसिड डालो, है ना, पानी के अंदर अम्ल डालो, ना कि अम्ल के अंदर आप पानी डालो, क्योंकि अगर आप पानी के अंदर अम्ल डाल रहे हो, तो ये जो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा जो है एक ही बार बहुत ज्यादा तेजी से नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, और आप इसे ग्लास रॉड से, शीशे का जो रॉड है उससे आप मिलाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको नुकसान होने के चांसेस नहीं है। तो कभी भी एसिड, डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल तैयार करने की जो विधि है, उसमें हम एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, हम वाटर में एसिड डालते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप एसिड में पानी डालोगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी उष्माक्षेपी रिएक्शन है, इसमें से हीट निकलता है, रिलीज होता है। इसका एक उल्टा अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें हीट रिलीज नहीं होता है, बल्कि अब्सॉर्ब होता है,
ऑब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि शोषित हो जाता है, ठीक है ना। जो ऊष्मा मौजूद है वो भी ऊष्मा को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका शोषण कर लेता है। इसलिए हम इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। दो अभिक्रिया, एक ऊष्मा छेपी और दूसरा जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कहने का मतलब कि अम्ल के गुण, ठीक है ना। अम्ल के गुण, क्या गुण होते हैं अम्ल के, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल के जो गुण, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, पहला नंबर ये जो है सॉर टेस्ट का होता है, यानी कि ये खट्टा होता है, ठीक है। बट आपको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए कौन अम्ल है, और भी दूसरी तरीका है हमारे पास, और भी दूसरे रास्ते हैं, तो आपको कभी भी इसको टेस्ट नहीं करना है। हालांकि ये खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात, लिटमस अभी आपने पढ़ा ना, लिटमस के ऊपर अगर आप कभी किसी अम्ल यानी एसिड को डालते हो, तो लिटमस के ऊपर अगर आप किसी एसिड को डालोगे तो तुरंत लिटमस का रंग जो है बदल जाता है, ठीक है। अगर नीला है तो वो रेड हो जाएगा, फ्रॉम ब्लू टू रेड, ठीक है ना। एसिड में रंग कैसा होता है, हमेशा लाल मिलता है। लिटमस के ऊपर एसिड डालोगे तो आपको लाल रंग मिलेगा, ठीक है ना। ब्लू टू रेड में ये चेंज हो जाता है। तीसरा बिंदु, थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये है कि एसिड यानी अम्ल जो है वो क्या होता है, वो एक गुड कंडक्टर होता है, यानी कि चालक होता है, कुचालक नहीं होता, सुचालक होता है, ठीक है ना। गुड कंडक्टर होता है, ओके। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, आप इसमें से बिजली का प्रवाह करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकते हैं। एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी जो है एसिड के अंदर फ्लो करता है, क्योंकि रीजन है, देखिए अगर आपके पास कोई एक एसिड है, ठीक है, HCl है, और आप इसे डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट करते हुए यानी कि पानी में आप इसे तैयार करते हो, तो ये टूटता है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन पे क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। इस बात का आप हमेशा याद रखिएगा। HCl है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी ब्रेक होगा, टूटेगा, वो आयंस में टूटता है, ठीक है ना। धन आयन और ऋण आयन, दो आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। तो हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस आता है और क्लोरीन पे हमेशा माइनस आता है, ठीक है। क्लोरीन पे माइनस क्यों आता है, क्योंकि एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात मैंने आप लोग को पहले भी बताई है कि नॉन मेटल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हालांकि हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल ही है, हाइड्रोजन गैस क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन ये थोड़ा सा इस पे विपरीत कंडीशन है, इसमें माइनस आना चाहिए, लेकिन कभी इसमें माइनस नहीं आता, इसमें प्लस आता है। क्यों आता है बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये दोनों नॉन मेटल हैं और हाइड्रोजन पे प्लस आता है, हालांकि इसको माइनस आना चाहिए। एक्सेप्शन मान लीजिए आप बात, हाइड्रोजन पे आता है प्लस और क्लोरीन के ऊपर आता है माइनस, ओके। अब चूंकि ये टूटा तो एक पे आ गया प्लस और दूसरे पे आ गया माइनस, तो आयंस आ गए ना इसके ऊपर, चार्जेस आ गए। अब ये चार्जेस आ गए तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है, वो किसकी वजह से कहती है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। किसी भी चार्ज के बहने की वजह से, प्रवाह की वजह से ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आयंस है ना, एक प्लस है, एक माइनस है, एक धन आयन है, एक ऋण आयन है, और चार्जेस की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो यहाँ पर आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगी, ठीक है ना, ये सुचालक होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ कराते हैं, किसी भी एसिड का रिएक्शन आप धातु के साथ कराते हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक बीकर है और बीकर में क्या है कि एसिड है, ठीक है ना। एक बीकर है, इसमें आपने क्या रखा है, एसिड रखा है। एसिड में क्या किया कि आपने बाहर से कोई एक धातु यानी मेटल डाल दिया, ठीक है। धातु के जो चूरे आते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े आप ले लीजिए, और टुकड़े डालने के बाद आप क्या करो, इसके अंदर डाल दो। आप देखोगे कि जैसे ही इस बीकर के अंदर हमने बाहर से धातु डाला, मेटल डाला, तो मेटल डालने के बाद ये नीचे मेटल आ गया, गिर गया, और पहले से इसमें क्या था, अम्ल था। आप देखोगे कि यहाँ से बुलबुले जो है बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है ना। बुलबुले क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। अब यहाँ पर वास्तव में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एसिड में मेटल का जब रिएक्शन कराया, एसिड में मेटल को आपने डाला, तो बनता है आपका मेटल सॉल्ट, ठीक है। पहली चीज तो बनी क्या, मेटल सॉल्ट, और उसके बाद H2 गैस जो है रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल रही है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वास्तव में जैसे ही आप यहाँ पर मेटल सॉल्ट जो है फॉर्मेशन यहाँ पर जब होता है, यहाँ पर हमने एसिड में जैसे ही बाहर से हमने किसी मेटल यानी धातु को डाला, तो धातु को डालने के बाद ये जो बुलबुले ऊपर की तरफ निकलते हुए आपको दिख रहे हैं ना, ये बुलबुले वास्तव में गैस है, H2 गैस, जो कि बन रहा है इस अभिक्रिया के दौरान।
और ये H2 गैस चूंकि हल्का होता है, गैस हल्का होता है, तो ये गैस कहाँ होगा, ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर हल्के होने की वजह से निकलता है और ये बाहर में क्या हो जाता है, बाहर में फिर वातावरण में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बुलबुले आपको देखने को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि इस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। किसी भी धातु का रिएक्शन, किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हो, किसी भी धातु का रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराओगे तो आपको हमेशा मेटल सॉल्ट मिलता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलना ही निकलना है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बाहर जो है, जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, मुझे पता लगाना है ये हाइड्रोजन गैस जो है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा गैस है। अब वो करना क्या होगा कि एक कैंडल जो है पास में लाना होगा, ठीक है, जलता हुआ कैंडल आप लेके आएंगे। जैसे ही आप इसको पास में लेके आएंगे, हाइड्रोजन गैस जो है ना तुरंत बर्न करेगा और बर्न करने के बाद जलता है तो एक साउंड आती है, पॉप की साउंड, पॉपिंग साउंड, फूटने की आवाज आती है, ठीक है ना। तो एक पॉप की साउंड आएगी जिससे हमें पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है ना। पॉपिंग साउंड हाइड्रोजन के जलने की वजह से ही आती है। अब यहाँ पर देखिए, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराने पे मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। जरा सा अभिक्रिया देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। आपके पास एक मेटल है सोडियम Na और इसका रिएक्शन मुझे कराना है एक एसिड के साथ जो कि है HCl, ठीक है। सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ कराना है तो क्या बनेगा, मैंने कहा मेटल सॉल्ट बनता है, ठीक है, लवण बनता है। लेकिन ये कैसे, सोडियम जो है एक धातु है और धातु के ऊपर हमेशा धन आयन आता है, प्लस। क्यों हमेशा धातु जो है उसके ऊपर धन आयन क्यों आता है, पॉजिटिव आयन क्यों आता है, क्योंकि धातु जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देता है किसी दूसरे को, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, देता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास सोडियम है तो सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11 होती है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, लेकिन बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि एक ही कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा करते हैं अलग अलग कक्षाओं में। सबसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, दूसरे वाले कक्षा में कितने होंगे, आपके हो जाएंगे 8, और तीसरी वाली जो कक्षा है, तीसरी वाली कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ओनली 1। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो सिर्फ 1 है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब स्थिर होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, 8 या 2, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट। तो यहाँ पर आप जरा देखिए, एक इसके पास है, 8 करने के लिए इसे और 7 चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके पास 1 है और किसी और से ये 7 नहीं ले सकता क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है, इसके बजाय इसी से एक कोई दूसरा ले लेगा। तो कभी भी स्थिर होने के लिए क्या करता है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है ना, हार जाता है, किसी और को दे देता है, गंवा देता है। और जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी और को दे देते हो, ठीक है, तो हमेशा सोडियम के ऊपर प्लस आता है। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन अगर जाता है किसी भी एलिमेंट से तो उस पर आता है 2 प्लस। अब सवाल ये है कि हम गवा रहे हैं तो ऋण होना चाहिए, प्लस क्यों होता है, जरा समझिए। सोडियम जो है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 11। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास 11, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। अभी आपने क्या कर दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी और को दे दिया, माइनस हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बची 10। लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो है अभी भी 11 है, क्योंकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर बंद है और ये बाहर नहीं जा सकता, ये निकलेगा नहीं, आप इसे नहीं गवा सकते। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया 10 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, 11 पहले था, प्रोटॉन अभी भी क्या है, 11। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, ठीक है। अगर 10 माइनस है और 11 प्लस है तो 1 प्लस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर ओवरऑल 1 प्लस ज्यादा है, इस पूरे एटम पे 1 प्लस आ जाएगा, इसीलिए सोडियम के ऊपर 1 प्लस आता है, ठीक है ना, प्रोटॉन्स की वजह से आता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, धन विद्युती जिसे हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने किया, सोडियम के ऊपर 1 प्लस आ गया। और HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl पे H प्लस और Cl माइनस, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसमें माइनस आता है, और हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जिसपे प्लस आता है, हालांकि ये नॉन मेटल है, ठीक है ना, अधातु है, धातु नहीं है। रिएक्शन के दौरान कभी भी प्लस वाला हमेशा माइनस के पास जाता है, ठीक है ना, सोडियम के ऊपर प्लस है और क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस है, तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले के साथ जाके क्या करेगा, रिएक्शन यानी अभिक्रिया करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 2HCl ले रहा हूँ, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl, इसके 2 मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर H प्लस भी 2 होगा और Cl माइनस भी क्या होगा, 2 होगा। और सोडियम जो है वो भी मैं ले लेता हूँ 2 Na, तो यहाँ पर सोडियम भी क्या होगा, 2 होगा। तो 2Na प्लस अगर Cl माइनस के साथ रिएक्शन करता है तो Na आके Cl से जुड़ा तो बन गया NaCl, ठीक है, 2NaCl। और
यहाँ पर जो H प्लस आयन जो आप देख रहे हो ये H2 के तौर पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। यहाँ पर H2 गैस आपको निकलेगा। कभी भी किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, किसी भी धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा आपको सॉल्ट मिलता है। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट, जो नमक आप घर में खाते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। अभी मेरे पास अगर यही सोडियम है Na और इसका रिएक्शन किसी दूसरे एसिड के साथ मैं करा रहा हूँ जिसमें HCl नहीं है, इस बार मेरे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, आपका पसंदीदा सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर रिएक्शन आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जरा देखिए, सोडियम के ऊपर होता है प्लस क्योंकि एक मेटल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव धन विद्युती है। हाइड्रोजन के ऊपर आता है प्लस, 2 हाइड्रोजन है आपके पास जो 2H प्लस, और SO4 यानी सल्फेट आयन, सल्फेट के ऊपर होता है 2 माइनस। ओके, सल्फेट SO4 के ऊपर क्या होता है? 2 माइनस। Na के पास है प्लस और SO4 के पास है माइनस, लेकिन जरा सा डिफरेंस ये है कि Na के पास जो है वो एक प्लस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम के ऊपर एक प्लस है, लेकिन सल्फेट के ऊपर 2 माइनस है। तो कभी भी रिएक्शन के लिए यहाँ पर दोनों के आवेश जो है बराबर होनी चाहिए। एक प्लस 2 माइनस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, आपको 2 प्लस चाहिए रिएक्शन कराने के लिए। कभी भी प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करता है, बहुत अच्छी बात है, करेगा, लेकिन Na जो है एक प्लस लेके SO4 के 2 माइनस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं भिड़ेगा। उसके लिए मुझे 2 प्लस चाहिए। तो मैंने क्या किया? Na का एक और एटम मैंने ले लिया, तो Na प्लस और एक और Na प्लस यानी कि 2 Na आप लोगे तब जाके ये अकेले SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि अभी इसके पास एक प्लस ऊपर और एक प्लस नीचे, 2 प्लस यहाँ भी है और 2 माइनस यहाँ भी है। यानी कि यहाँ रिएक्शन तभी होगा जब सोडियम 2 होगा और SO4 क्या होगा? अकेले होगा, ठीक है ना, क्योंकि SO4 अकेले 2 सोडियम एटम से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये बनेगा आपका Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और ये H2 गैस जो है ये क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ निकलेगा, यानी यहाँ पर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। अगर यहाँ पर एक और अगर एग्जाम्पल मैं देखूं, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपके पास है Na, ठीक है ना, सोडियम, और सोडियम का रिएक्शन जो है वो HNO3 के साथ कराना है। इस बार HNO3 जो है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, मैं यहाँ पर सोडियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल के साथ मैं करा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होगा? जरा देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। अभी आप जानते हो कि सोडियम के ऊपर कितना आता है? प्लस, एक प्लस, 1 प्लस, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है रिएक्शन के दौरान। HNO3 की अगर हम बात करें तो ये टूट जाएगा H प्लस और NO3 माइनस पे टूटेगा, ठीक है ना, NO3 पे एक माइनस होता है। अब यहाँ पर प्लस वाला जो है माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, प्लस वाला जो है माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और Na और NO3 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक प्लस है और इस पे एक माइनस है। घटाने और बढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है, बराबर मात्रा में दोनों के पास चार्जेस हैं। एक प्लस के लिए एक माइनस, ठीक है, तो ये मैंने NaNO3 एज इट इज जोड़ दिया, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बन गया। लेकिन इस दौरान जो है H2 गैस, ये हाइड्रोजन जो है, अगर मैं 2HNO3 लेता, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्लस होता और 2 नाइट्रेट का माइनस होता, और सोडियम भी मैं क्या लेता? 2 लेता, तो यहाँ पर 2NaNO3 बनता और H2 गैस जो है वो बाहर की तरफ इवॉल्व करता, निकलता। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, समझना मुझे क्या है, समझना ये है कि मेरे पास है HNO3 जो कि है एक नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, ये मुझे समझना है। नाइट्रिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब ये है कि ये तुरंत ऑक्सीजन को लूज करता है, ऑक्सीजन अपने अंदर क्या करेगा? लूज करेगा और किसी और को पकड़ा देगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर मेरे पास था हाइड्रोजन, ठीक है ना, H2 था मेरे पास, ओके, और ये HNO3 जो है अगर ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? H प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि NO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कहने का मतलब ये ऑक्सीजन तुरंत लूज करता है और किसी और को दे देता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और ये ऑक्सीजन किसको दे देगा? H2 को दे देगा और बना देगा H2O। क्या बना देगा? वाटर बना देगा। समझ में आ रहा है ना? जो H2 गैस बाहर की तरफ जो निकल रहा था, इस H2 गैस को वो निकलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये तुरंत ऑक्सीजन अपने अंदर से निकालता है और हाइड्रोजन के साथ जो कि बाहर निकल रहा था उसके साथ रिएक्शन करा के H2O बना देता है और सॉल्यूशन के अंदर ही रख लेता है, बाहर जाने नहीं देता। समझ रहे हैं इस बात को? H2O यानी कि वाटर को बाहर नहीं जाने देता, H2 को बाहर नहीं जाने देता, H2O बना के अपने पास रख लेता है। अब सवाल ये है कि NO3 था, ठीक है, NO3 जो है, अब इसमें से ऑक्सीजन अगर निकलेगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन 3 है ना, क्या बन सकता है? हो सकता है कि एक ऑक्सीजन निकले तो ये बन जाए NO2। ये भी संभव है कि 2 ऑक्सीजन निकल गया तो आपको बन गया NO।
इसके साथ साथ N2O का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि NO3 जो है ये 3 कंपाउंड में बदल सकता है, NO2, NO और NO2, N2O। NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैं इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन के पहले क्या लगाया? डाई लगाया। ये हो गया ऑक्सीजन 2, तो डाइऑक्साइड। ओके, अगर हम NO की बात करते हैं, दोनों बराबर हैं, जितने नाइट्रोजन उतने ऑक्सीजन, तो मैं इसे कहूंगा नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है एक, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? एक है ना, जिसे मैं कहता हूँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर हम N2O की बात करते हैं, N2O की बात अगर मैं करूँ तो N2O का मतलब क्या है? यहाँ पर जरा देखिए, नाइट्रोजन 2 है ना, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन के पहले मुझे लगाना है 2, यानी डाई, ठीक है ना। तो डाई नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन क्या है? अकेले है, तो ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके पहले कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये अपने 3 कंपाउंड में बदल जाएगा, तुरंत क्या करेगा? HNO3 जो है ये ऑक्सीजन को तुरंत लूज करता है, NO2 बन जाएगा, या NO बन जाएगा, या N2O बन जाएगा, इनमें से कुछ भी बनेगा। और ये ऑक्सीजन जो है, जो बाहर H2 निकल रहा था, उसको दे दिया और बन गया H2O, और उसको सॉल्यूशन में ही रख लेगा, बाहर निकलने नहीं देगा। अनलेस यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, अगर ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही प्रबल है, पावरफुल है, तो ये H2 को बाहर नहीं निकलने देता है, तुरंत ऑक्सीजन देके वाटर बना देता है और अपने पास रख लेता है। लेकिन जो मैंने नाइट्रिक एसिड लिया है, ये बहुत ही डाइल्यूटेड है, बहुत ज्यादा इसका तनु अम्ल है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन मैंने कर दिया है, अब ये वीक हो चुका है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन को पकड़ के वाटर में नहीं बदल पाएगा और अपने पास नहीं रख पाएगा, तो उस कंडीशन में H2 गैस निकलेगा ना। सिर्फ उस कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेटेड में H2 गैस नहीं निकलता है, वो निकलने ही नहीं देता। लेकिन डाइल्यूटेड अगर एसिड है, ठीक है, अगर तनु अम्ल है, तो उस कंडीशन में ये वीक होता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर जाने से नहीं रोक पाता है, H2 गैस निकल जाता है। तो इस बात का आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आए कि HNO3 जो है वो उस दौरान H2 गैस निकलेगा या नहीं निकलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है यानी सांद्र अम्ल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में H2 गैस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत ऑक्सीजन को लूज करता है, ठीक है, और किसी और से रिएक्शन करा देता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें मैंने अभी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराया था, मेटल यानी धातु के साथ। अब मुझे रिएक्शन कराना है यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। अब ये सिर्फ मेटल नहीं है, अकेले मेटल नहीं है, अब ये कार्बोनेट के साथ है। तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अब एसिड के साथ ही कराना है, तो क्या बनेगा? याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हैं, कभी भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हैं, तो हमेशा सॉल्ट यानी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड यानी अम्ल के साथ कराने पर सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है, 3 चीज। अगर ये मेटल कार्बोनेट की जगह पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और तब आप इसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराते हैं, तो सॉल्ट ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा और वाटर ही बनेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आप चाहे कार्बोनेट ले लो या आप हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, आप हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है ना, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। जरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। मेरे पास है एक मेटल कार्बोनेट जो है वो है आपका Na2CO3, है ना। मेरे पास एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मेरे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन मुझे किसी एसिड के साथ कराना है। एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? अभी मैंने आपको बताया ना, पहला बनता है सॉल्ट और दूसरा क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बनेगा? H2O यानी वाटर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। सबसे पहली चीज बनेगी आपका सॉल्ट, उसके बाद बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद बनता है आपका H2O यानी कि वाटर, ठीक है। कौन सा सॉल्ट बनेगा जरा देखेंगे, इसको सॉल्ट बना के हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, धावन सोडा, तो धावन सोडा का भी फॉर्मूला Na2CO3 ही होता है, बस इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं 10H2O, ठीक है ना। Na2CO3.10H2O वही सोडियम कार्बोनेट है ये, ठीक है ना।
ये वही सोडियम कार्बोनेट है जिसे आप वॉशिंग पाउडर कहते हो, वही फॉर्मूला है, बस उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 H2O होता है उसमें, Na2CO3 Na2CO3.10H2O। ओके, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन एक एसिड के साथ मैं कराऊंगा तो क्या बनेगा, जरा देखिए। Na2CO3 जो है, Na के ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि 1 प्लस आता है और CO3 के ऊपर आता है 2 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि Na के ऊपर आएगा 1 प्लस और CO3 के ऊपर आएगा 2 माइनस, लेकिन यहाँ पर आयंस इक्वल नहीं है, 2 प्लस चाहिए 2 माइनस के लिए, 1 प्लस 2 माइनस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो मुझे 2 प्लस चाहिए, यानी कि मुझे सोडियम का एक और एटम चाहिए, तो Na प्लस और Na प्लस। अब ठीक है, क्योंकि 2 सोडियम है, ठीक है, तो 2 आयन है, एक और ये 2 हो गए, और कार्बोनेट CO3 के ऊपर भी 2 है, तो 2 प्लस और 2 माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही है, रिएक्शन करा सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब जरा देखिए, HCl जो है टूटेगा तो किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ओके, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं 2HCl ले लूं, 2HCl ले लूं, यानी कि एक H प्लस और Cl माइनस एक और, तो ये ऊपर वाला जो है Na, वो ऊपर वाला Cl माइनस के साथ जाकर रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl माइनस के साथ। Na प्लस जो है, प्लस वाला जाएगा किसके पास, माइनस वाले के पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा तो Na प्लस और Cl मिलके हो गया NaCl। नीचे वाला जो है Na प्लस, ये भी किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ जाएगा, तो एक और NaCl बनेगा, यानी 2NaCl बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बनेगा, ये जो CO3 जो है, CO3 जो है जब टूटेगा, ये बनता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 था ना, अब ऑक्सीजन क्या हो गया 2, यानी एक ऑक्सीजन इसमें से निकला, और ये ऑक्सीजन जो है वो H2O के साथ जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ये बन गया आपका H2O यानी वाटर। सही में आ रहा है, आपके पास मिला NaCl यानी सॉल्ट, आपको और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिला आपको, वाटर मिला। कैसे मिला आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से देखिए, मैं इसे एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ कैसे ये बन रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान क्या होगा, सोडियम के ऊपर आता है 1 प्लस, ठीक है ना, Na2 है ना, यानी कि 2 सोडियम है, कार्बोनेट जो है इसके ऊपर आता है 2 माइनस, ठीक है, एक सोडियम पे 1 प्लस तो 2 सोडियम पे 2 प्लस, ठीक है। अगर हम HCl को तोड़ेंगे तो HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक, 2 HCl है हमारे पास, यानी कि 2 H प्लस और 2 Cl माइनस, प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा, तो बन गया आपका NaCl, ठीक है। और जो CO3 है वो किस में बदल गया, CO2 में, और एक ऑक्सीजन जो इसमें से निकला वो H2 में जुड़ जाएगा, H2O बन गया, यानी CO2 और H2O आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मैंने आपको बताया मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर मैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो मैं लिया मेटल कार्बोनेट, अगर उसकी जगह पर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेता तब क्या होता, ठीक है ना, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी होता, कार्बोनेट के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता। तो मेरे पास है एक मेटल सोडियम, इसमें है हाइड्रोजन यानी H, और कार्बोनेट भी है यानी CO3, ठीक है, ये बन गया आपका NaHCO3, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे मैं क्या कहता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में इसे कहता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसका मुझे रिएक्शन कराना है किसके साथ, एसिड के साथ, हम एसिड पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराना है एसिड के साथ। ये रहा कोई एक एसिड मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ HCl, ठीक है, और रिएक्शन कराना है। मैंने आपको पहले ही कहा था बनेगा क्या, वही सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। कैसे बनता है बस मुझे ये देखना है, ठीक है ना, आपको क्या बनता है आप जानते हो, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको समझा देता हूँ, जरा देखते हैं हम NaHCO3। NaHCO3 जो है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे ब्रेक करता है, आयनाइज कैसे होता है, सोडियम में टूटेगा, Na के ऊपर आता है प्लस, आपको पहले से पता है, दूसरा जो टुकड़ा होगा वो होगा HCO3 जिसपे होगा 1 माइनस, ठीक है ना, HCO3 पे क्या होगा आपका 1 माइनस होगा, क्योंकि CO3 पे 2 माइनस होता है ना, एक हाइड्रोजन इसके पास है तो इसके पास 1 प्लस है, 1 प्लस और 1 माइनस मिलकर खत्म होगा, सिर्फ 1 माइनस इसके ऊपर बचा। HCl की अगर हम बात करें, HCl टूटता है किसमें, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। Na आएगा किसके पास, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, तो प्लस वाला जब माइनस के पास जाएगा तो ये बन गया NaCl, बन गया ना।
अब यहाँ पर जो ये है आपका CO3, ये CO3 किसमें बदल गया, CO2 में एक ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा है, CO3 है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है और एक हाइड्रोजन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसका, तो ये हो गया आपका H2O। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस है। आप देख सकते हैं कैसे बैलेंस है। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है। ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए। ये जरा देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्लोरीन भी क्या है, 1 है, और यहाँ पर कार्बन अकेले है, तो यहाँ पर आपको कार्बन भी क्या मिल रहा है, अकेले मिल रहा है। तो ये बैलेंस है, ठीक है ना, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन देखा जिसमें हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो कार्बोनेट की हम बात कर रहे थे। इन दोनों कार्बोनेट में आपने देखा कि CO2 निकल रहा था, CO2 रिलीज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले वाले में जब मेटल का आप एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो H2 गैस निकल रहा था, ठीक है ना। मेटल का जब आपने एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो H2 गैस निकला। यहाँ पर जो गैस निकल रहा है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। H2 गैस की पहचान आपको पता है कि जलाओगे तो पॉप साउंड के साथ फूट जाता है, पॉपिंग साउंड होता है। लेकिन CO2 का क्या पहचान है, कैसे मुझे पता चलेगा कि जो गैस निकल रहा है वो CO2 है। एक तरीका है आपके पास, ठीक है। तरीका क्या है, आप जो है रिएक्शन के दौरान जो CO2 गैस निकला, ठीक है, जो रिएक्शन आपने कराया, कौन सा रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराया था। मेटल कार्बोनेट क्या था, Na2CO3 और इसमें क्या था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन के दौरान जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपने क्या किया कि यहाँ पर ऊपर आपने एक ढक्कन लगा दिया, बढ़िया से पैक कर दिया और इसके अंदर एक ट्यूब डाल दिया, ठीक है। यहाँ से ट्यूब के थ्रू अब जो गैस निकलेगा इस ट्यूब से ही निकलने का रास्ता है, तो क्या करेगा, इस ट्यूब से निकल के बाहर की तरफ आएगा। मुझे करना क्या है कि इस ट्यूब को आपको क्या करना है, चूना पानी में डुबो देना है, लाइम वाटर, ठीक है ना। क्या करना है, इसको चूना पानी में आपको डुबो देना है। तो जैसे ही आप चूना पानी के अंदर इसको डुबोगे तो आप देखोगे कि चूना पानी का रंग जो है वो दुधिया रंग में बदल जाता है, मिल्की कलर, है ना, दुधिया रंग में क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कभी लाइम वाटर के यानी चूना पानी के अंदर आप डालते हो या रिएक्शन कराते हो तो हमेशा लाइम वाटर जो है वो, जो कि पहले ट्रांसपेरेंट होता था, रंगहीन होता था, अब हो जाएगा दुधिया रंग का, दूध जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हुआ क्या ये भी समझ लेते हैं। 3 कंडीशन में देखता हूँ। पहली कंडीशन ये कि इसके अंदर जो था आपका लाइम वाटर, ठीक है ना, चूना पानी। लाइम वाटर के अंदर आपने पाइप से क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। यानी कि लाइम वाटर जो है वो क्या किया, CO2 के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। इसका रंग जो है अब बदल जाएगा, CO2 डालने की वजह से बदल के क्या हो जाएगा, ये लाइम वाटर का रंग जो है वो हो जाएगा मिल्की, दूधिया रंग का हो जाएगा, ठीक है ना, मिल्की बदल के। अब इसके बाद भी तुम नहीं मान रहे हो, एक बार आपने क्या किया कि पहले उसका रंग नहीं था लाइम वाटर का और आपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पाइप डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर गया, रिएक्शन करने के बाद दूधिया रंग में बदल गया, लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, तुम कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी उसमें डाले जा रहे हो, ठीक है ना। आप कुछ समय के बाद ये पाओगे कि पहले जो ये रंगहीन था, ठीक है ना, पहले क्या था, रंगहीन था, जो कि अभी दूधिया रंग में बदल गया था, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और डालने की वजह से ये फिर से रंगहीन हो जाता है। इस बात का याद रखना, अगर जरूरत से ज्यादा CO2 अगर आप डाल रहे हो तो पहले जो कि बिना रंग से सफेद रंग का हो गया था, बाद में फिर से बिना रंग का हो जाएगा। अब इस दौरान रिएक्शन क्या होता है मैं एक एक डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला बीकर, टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ वो हम जरा देखेंगे। यहाँ पर लाइम वाटर का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। इस बात को आप याद रखिएगा, लाइम वाटर यानी चूना पानी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, CaOH ट्वाइस। कैसे बना, चूना पत्थर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन जो है आपने क्या किया, पानी के साथ कराया, आपने पानी में डाल दिया, घर में लाया ना चूना पत्थर लाया, एक डब्बे में डाला, उसके ऊपर पानी डाल दिया, देखो वो बुलबुले निकलने लगता है, तुरंत उबलने लगता है चूना, और चूना पानी में बदल जाता है कुछ समय के बाद, पिघलने के बाद। अब यहाँ पर जो है हमने वही पत्थर लाया, इसको पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद एक नया घोल तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं CaOH ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं चूना पानी यानी लाइम वाटर। अब ये वही लाइम वाटर यहाँ पर है, ठीक है ना।
आप इस लाइम वाटर में क्या कर रहे हो, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो, यानी कि पहले से वो CaOH ट्वाइस था, यानी कि वो चूना पानी था और चूना पानी में आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड लाके पाइप से डाल रहे हो, यानी कि CO2 के साथ आप क्या करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ठीक है ना। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3। और आप ये देखोगे कि जब ये दुधिया रंग का हो जाएगा, ये दुधिया रंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो गया, और बनना शुरू हुए जो सफेद रंग है ना, ये नीचे बैठने लगेगा और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब नीचे प्रिसिपिटेट इकट्ठा हो जाएगा तो ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा आपका पानी, H2O, वाटर। इस रिएक्शन के दौरान सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको मिला वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और पानी जो है ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया, यानी ऊपर क्या था, H2O, सही में। ये CaCO3 क्या है, ये CaCO3 जो है वो मार्बल का फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मार्बल के बाद आप जो दीवार पे चूना चलाते हो ना, जो पपड़ी बन जाती है, वो भी है आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। इसके अलावा चौक आपने देखा है, सफेद रंग का जो चौक होता है जिसको बोर्ड पे लिखने के लिए यूज किया जाता है, वो भी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पर मिल्की क्यों चेंज हुआ, मिल्की इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हमने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाला, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने डाला तो ये बन गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है नीचे बैठ जाता है प्रिसिपिटेट के तौर पर, नीचे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठोस सॉलिड। ऊपर हो जाता है पानी, पानी अलग, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे अलग। अब इसके बाद तुम और अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए जा रहे हो, अभी भी तुम नहीं माने, ठीक है ना। इसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला रहे हो। तो अब जो बना था CaCO3, ये फिर से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पहले से बन चुका था, आप इसमें फिर से आप कार्बन डाइऑक्साइड डाले जा रहे हो, CO2 क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। तो CO2 डाल रहे हो बाहर से, और इसमें पानी पहले से अलग हो ही चुका था, यानी कि अब ये CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O तीनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, HCO3 ट्वाइस, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए ये नाम जो है इसको याद नहीं करना है, आप समझ लीजिए जरा। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना, इसका रंग होता है नहीं, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है ना, ये होता है कलरलेस। तो फिर से जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना था, इसमें CO2 डालने की वजह से ये वापस बदल गया किसमें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल गया, जो कि रंगहीन है। और जो नीचे बैठा था ना, अब अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी नीचे ही बैठा है, तो नीचे ये नहीं बैठा होगा, ये वापस ऊपर चारों तरफ मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। सॉल्युबल इन वाटर कहने का मतलब कि पानी में मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए अभी हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला रिएक्शन एक जरा देखेंगे। अभी हम लोगों ने अलग ढेर सारे रिएक्शन देखे, पहले मैंने मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराया, फिर मैंने मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराया, फिर मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराया, एसिड के साथ ही कराया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है ना। किसी भी एसिड का रिएक्शन जो है बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ये जरा हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं। अब ढेर सारे एसिड का नाम जो है मैंने आपको बताया था। चलिए मैं कोई एक एसिड उसी में से ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ HCl, वंस अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका रिएक्शन जो है हम बेस के साथ करा रहे हैं। मेरे पास एक बेस है, ठीक है, एक क्षार है। बेस जो है क्या क्या हो सकता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, याद रखिएगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है। और अगर मैं कहूँ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं कास्टिक पोटास, ठीक है। तो कास्टिक पोटास है, ठीक है, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। इसके अलावा और भी बेस आपको मिल जाएगा, और भी बेस में मैं आपको कह सकता हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये भी एक तरह का बेस है, एक क्षार है। तो अलग अलग क्षार जो है मेरे पास है, मैं एक क्षार को ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ NaOH,
एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराना है, अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन कराना है। मैंने पहले ही बोला है कि सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और पानी बनेगा, ठीक है ना। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, H2O तो बनेगा ही बनेगा। कैसे बना जरा देखते हैं। HCl जब टूटेगा तो H पे प्लस आता है, ये आपको बहुत पहले से पता है, और क्लोरीन पे माइनस आता है। NaOH जब आप तोड़ोगे तो Na के ऊपर प्लस आता है, ये भी आपको पता है। OH के ऊपर माइनस आता है, ये आप जान लीजिए। OH के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। H प्लस वाला जो है माइनस के पास जाएगा, ठीक है, और दूसरा प्लस जो है वो दूसरे माइनस के पास जाएगा। Na जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा तो बना देगा आपका NaCl, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट है ये, ठीक है, जो आप घर में यूज करते हो अगेन। और दूसरा जो है H प्लस और OH माइनस मिलकर बनाता है H2O, याद रखिएगा। अगर H2O कभी भी आयोनाइज होता है, ठीक है ना, अपने आयंस में बदल जाता है आयुषों में, तो ये बनता है H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। तो अगेन H प्लस और OH माइनस अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O यानी कि वाटर बनाता है। समझ में आ रहा है ना, ये सॉल्ट है आपका कॉमन सॉल्ट, और ये दूसरा वाटर। एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराने पर हमेशा आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। समझ में आ रहा है, हमेशा आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब जैसे मैं एक और कोई दूसरा ले लेता हूँ एसिड, मैं वही लेता हूँ बेस NaOH, इसका रिएक्शन मैं फिर से एसिड के साथ कराता हूँ, लेकिन इस बार मैं HCl के साथ नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा HCl हो गया। मैं ले लेता हूँ आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मुझे रिएक्शन कराना है। मैं रिएक्शन कैसे कराऊंगा, देखिए Na पे आता है प्लस और OH माइनस होता है हमेशा, अभी मैंने बताया। हाइड्रोजन के ऊपर आएगा प्लस, और SO4 जो है सल्फेट, इस पे आता है 2 माइनस। ये याद रखिएगा, SO4 पे 2 माइनस, ठीक है, कार्बोनेट CO3 पे 2 माइनस, ठीक है, नाइट्रेट NO3 पे 1 माइनस, ठीक है, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट पे 1 माइनस, ठीक है। ये कुछ रेडिकल्स हैं जिन पे आप याद रखिएगा कि हमेशा अगर ये टूटते हैं तो क्या आता है, SO4 पे 2 माइनस आएगा, और यहाँ पर H2 है ना, यानी 2 हाइड्रोजन है, ओके। प्लस वाला हमेशा रिएक्शन के लिए जाएगा माइनस वाले के पास, ठीक है ना, और दूसरा प्लस वाला फिर किसके पास जाएगा, दूसरे माइनस वाले के पास। अब याद रखिएगा, कभी भी 2 प्लस 2 माइनस के साथ रिएक्शन करता है, 1 प्लस 2 माइनस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आपके पास सोडियम के ऊपर सिर्फ 1 प्लस है, तो अगर मैं 2 सोडियम ले लूं, ठीक है, 2 सोडियम अगर मैं ले लूं तो SO4 के साथ रिएक्शन बड़े आसानी से कर लेगा, क्योंकि 2 मिलके 2 प्लस हो जाएंगे, और SO4 पे अकेले पे 2 है, तो मुझे 2 सोडियम चाहिए SO4 के साथ रिएक्शन कराने के लिए, NO2, और SO4 क्या चाहिए, अकेला। समझ में आ रहा है। दूसरा जो है H प्लस और OH माइनस, ये रिएक्शन क्या कर देगा, ये बना देगा आपका H2O। समझ में आ रहा है, जरा एक बार बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कर दीजिए 2, सोडियम हो गया 2, तो यहाँ पर सोडियम भी हो गया क्या, 2। OH जो है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका H प्लस OH माइनस, इसे भी मैं कर देता हूँ 2, ओके। उसके बाद है आपका H2SO4, ठीक है, SO4 सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, कोई बात नहीं, ये बैलेंस है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैलेंस एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और 1 हाइड्रोजन, और ये हो गए 4 हाइड्रोजन। सल्फर यहाँ पर 1 है, ठीक है, चलो यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और ये हो गया 5। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 1 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन पहले 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 2 हो गया, तो 4 तो 6 हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, ये एक 5, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, तो 4 और 2 ये 6 यहाँ भी है, तो ये बैलेंस है, ठीक है ना। तो हमने कैसे रिएक्शन कराया, सोडियम पे प्लस आया, OH पे माइनस आया, हाइड्रोजन पे प्लस आया, और SO4 पे माइनस आया। प्लस वाला माइनस के पास गया, दूसरा प्लस वाला फिर माइनस के पास गया, बनाता है Na2SO4 प्लस 2H2O। H2O क्या है, पानी है, पानी के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, पानी है। और Na2SO4 जो है वो क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। क्या बना आपका, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बन रहा है यहाँ पर, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ऑलरेडी हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 जो कि आएगा, ठीक है, जो कि मैं डाल दूंगा। तो पार्ट 2 में बाकी जो है डिस्कस हम करेंगे, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज और हैं वो भी हम देख लेंगे, कुछ बेस देख लेंगे, और सॉल्ट भी हमें देखना है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2 पार्ट्स इसके और बनेंगे इसके अलावा, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, जुड़े रहिए, बाकी के नेक्स्ट पार्ट्स भी आए तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर बनता है। थैंक यू वेरी मच।